Hello everyone, my name is Ashwarya Jain. So today I'll be discussing about the topic letter of credit, which is important for your upcoming JIB exam 2023. So before starting with the session, I would like to inform you that we are providing a full detailed course of JIB 2023 free for the first batch. So to join that batch, you can join our Telegram group for which the link is given in the description. So let's just start with the session. Yeah. Letter of credit. It is a non-fund based credit facility which is provided by the bank. तो अब हम पहले नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जहां पर बैंक एक रियल कैश प्रोवाइड नहीं करता है, बस सिर्फ एक कमिटमेंट प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी को, स्टेटिंग दैट इफ द कस्टमर फेल्स टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशंस बैंक विल डू द सेम। तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, बैंक कोई रियल कैश का डिस्बर्समेंट नहीं करता है एज इन केस ऑफ लोन। यहाँ पर बैंक कोई कैश का डिस्बर्समेंट नहीं करता है, बैंक सिर्फ एक कमिटमेंट या एक गारंटी प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी को कि इन केस जो बैंक का कस्टमर है वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो बैंक गारंटी करता है कि आई विल डू द पेमेंट। सो इसके एग्जांपल्स है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी के एलसी एंड बीजी। एलसी इज द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बीजी इज द बैंक गारंटी। So we'll talk about bank guarantee in the later sessions. Here we are only talking about the letter of credit. अगर हम बैंक के अकाउंट की बात करें तो जो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती है, these are shown as an off balance sheet item in the bank's account. तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज यू आर अ बायर एंड यू आर इन इंडिया एंड यू वांट टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएसए या फिर रशिया से आपको एक हैवी मशीनरी या कोई डिफेंस के कुछ भी आपको इंपोर्ट करना है। एंड नाउ अब आप बोलोगे कि पहले आप गुड्स भेज दो और फिर मैं पैसे लगा दूंगा, पर लेकिन अब सेलर क्या बोलेगा, मैं गुड्स भेज दूं और आपने पेमेंट नहीं लगाई तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेलर टू ट्रस्ट यू। और वाइल सेलर जो है वो ये कहेगा कि पहले आप पेमेंट लगा दो, उसके बाद में आपकी जो मशीनरी है वो डिलीवर कर दूंगा इंडिया में। बट नाउ अब बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सेलर के ऊपर ट्रस्ट करना कि मैंने तो पेमेंट लगा दी और व्हाट इफ सेलर डज नॉट सेंड द गुड। So buyer जो है he will not give the money without taking the goods and seller will not send the goods without the money. So to overcome this situation between the buyer and seller, LC comes into the play. So LC help करता है इस ट्रेड को करने में। So जो ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, मतलब ऐसे जैसे buyer and seller are not able to trust each other, इसके बीच में बैंक आ जाता है। Banks comes in between and act as an intermediary and the trade becomes possible. So bank guarantees payment from a buyer to the seller if certain conditions are met. बैंक गारंटी ले लेता है कि एक जो बायर है वो पेमेंट नहीं करता है, लाइक जो इंडियन बायर है, जो इम्पोर्टर है, वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। सो बैंक पेज एज सून एज दैट क्राइटेरिया इज मेट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट and it is the most commonly accepted instrument of settling international trade payments. A letter of credit is an arrangement whereby the bank, acting at the request of the customer, importer, or buyer, undertakes to pay for the goods and services to a third party, which is an exporter or a beneficiary, by a given date, on documents being presented in compliance with the condition laid down. So, letter of credit are often used within the international trade industry. So bank collects a fee for issuing a letter of credit, and banks typically requires a pledge of securities or cash as collateral for issuing a letter of credit. और जब भी बैंक की लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है तो बैंक आस्क फॉर दी सिक्योरिटी फ्रॉम दी इम्पोर्टर। तो वो इम्पोर्टर को बोलती है या तो आप मेरे पास कुछ कोलैटरल, कुछ मॉर्गेज या एफडी या अपने बैंक में जो डिपॉजिट्स है उसके अमाउंट को ब्लॉक कर देती है, तब तक बैंक उसके बाद ही गारंटी लेती है। So now we'll understand this process of LC with the help of an example. Suppose करो आप एक बायर हो और आपको एक मशीन इंपोर्ट करनी है यूएसए से, और जो सेलर है यूएसए में वो भी एग्री करता है कि वो मशीन आपको एक्सपोर्ट कर देगा। तो एक एग्रीमेंट बन चुका है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो बायर है अब वो क्या करेगा, उस सेलर को गारंटी प्रोवाइड करने के लिए वो अपने बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि आप एक एलसी इशू कर दीजिए सेलर के नाम पे। तो जो बायर है ही विल गो टू द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक वो बैंक होता है जो कि बायर का बैंक होता है। सपोज करो बायर का अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक में है, तो वो पंजाब एंड सिंध बैंक में जाएगा और बोलेगा एलसी खोल दो इन द नेम ऑफ सेलर।
व्हाट बैंक विल आस्क इज, बैंक कहेगा आई नीड अ कोलेट्रल, या तो डिपॉजिट्स की जो उसकी अमाउंट होती है बैंक वो ब्लॉक कर लेता है, या फिर बैंक विल आस्क फॉर सम एफडी। बैंक विल आस्क फॉर सम मनी कि आप मेरे को कुछ कोलेट्रल दे दो, एंड इन केस द बायर प्रोवाइड्स द सेम, जो इशूइंग बैंक है, जो बायर का बैंक है, वो एक एलसी इशू कर देता है। तो इशूइंग बैंक एलसी इशू कर देता है एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक सेलर का बैंक है इन दी यूएसए कंट्री। तो वो जब वो उसको एलसी इशू कर देता है, उसके बाद जो एडवाइजिंग बैंक है वो एडवाइस करता है वही सेम एलसी सेलर को। वो पूछता है सेलर से कि इसका जो एलसी है इज इट राइट, इसमें आपका नाम सही लिखा हुआ है, गुड्स की अमाउंट सही है, क्या आप गुड्स डिस्पैच करने वाले हो। तो नाउ सेलर को ट्रस्ट हो जाता है, हाँ ठीक है मेरे पास एलसी पहुंच गई है, बैंक्स आर देयर इन बिटवीन और मेरे को मनी तो रिसीव हो ही जाएगी, तो वो ट्रस्ट इशू खत्म हो जाता है। तो अब सेलर क्या करता है, सेलर उस गुड्स को शिप कर देता है। नाउ सेलर विल शिप दैट गुड्स। देन आफ्टर शिपिंग दोज गुड्स, सेलर के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। जो हम गुड्स को शिप कर देते हैं, सेलर के पास डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं उनको बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग। तो जो सेलर है वो वापस से जो बिल ऑफ लीडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेगोशिएटेड या नॉमिनेटेड बैंक को देता है। जब वो शिप कर देता है, प्लीज प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स टू द एडवाइजिंग और द नॉमिनेटेड बैंक। सो नॉमिनेटेड बैंक अलग भी हो सकता है एडवाइजिंग बैंक से, बट यूजुअली ये सेम ही होता है। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है उसको, बैंक को। फिर उसके बाद जो नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक होता है वो वापस से उस डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है इशूइंग बैंक को। जब वो डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को प्रेजेंट करता है तो इशूइंग बैंक बायर को वही डॉक्यूमेंट्स भेजकर उसका अप्रूवल लेकर उसकी पेमेंट रिलीज कर देता है। इशूइंग बैंक फिर पेमेंट रिलीज कर देता है नेगोशिएटेड या नॉमिनेटेड बैंक को, और नॉमिनेटेड बैंक पेमेंट कर देता है सेलर को। सो इन दिस process the buyer gets the good and the seller will receive the payment. This happens in case of an LC, but it is a documentary credit. And in case goods में अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बैंक उसके लिए लाइबल नहीं है। बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे पेमेंट कर रहा है। द डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड बिल ऑफ लीडिंग, जो शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ऑन दैट बेसिस बैंक अप्रूवल लेके बायर से पेमेंट कर देता है। बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि गुड्स आधे पहुंच रहे हैं, कुछ डिफेक्ट है गुड्स में, तो बैंक इज नॉट लाइबल फॉर देम। सो इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब इस प्रोसेस में कई बार क्या हो जाता है, सपोज करो बायर का अकाउंट किसी ऐसे उसमें है, जो इशूइंग बैंक है वो एक ऐसा बैंक है जिसका जो सेलर की नोन में नहीं है। सपोज इट इज अ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो सेलर सेज कि ये तो मैंने बैंक का नाम सुना ही नहीं है, और अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बैंक मेरी पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो एडवाइजिंग बैंक होता है वो सोचता है कि क्रेडिट रेटिंग जो है इस ओपनिंग बैंक की, जो क्रेडिबिलिटी है इस इशूइंग बैंक की, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो वो पूछता है ओपनिंग बैंक से टू ब्रिंग द गारंटी फ्रॉम द थर्ड बैंक, कि आप किसी और बैंक से गारंटी ले आओ जो कि बड़ा है और जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, लाइक SBI, HDFC। आप किसी बैंक से ना कंफर्मेशन ले आओ कि आप जो है वो पेमेंट हमारी कर दोगे। तो वो इशूइंग बैंक पे भरोसा नहीं करता, तो वो एक और बैंक बीच में आ जाता है जिसको बोलते हैं हम कंफर्मिंग बैंक। सो इन केस अगर इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक पेमेंट नहीं करता है, द कंफर्मिंग बैंक विल बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द एलसी। जो कंफर्मिंग बैंक होता है वो इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है। सो ऑल द पार्टीज इन एलसी डील्स इन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज। So we'll be discussing here next. So there are parties in the LCR: applicant, which is called as the buyer or the importer; confirming bank, advising bank; beneficiary, issuing bank; negotiated or nominated bank, which is the beneficiary bank. So we'll be discussing it one by one. So applicant and opener, he's the buyer of the goods or services, the importer on whose behalf the credit is issued. Issuing bank is the bank which issues the credit and undertakes to make the payment on the behalf of the applicant as per the terms of letter of credit. Beneficiary, the seller of goods and services, exporter in whose favor the credit is issued and who obtains payment on the presentation of documents complying with the terms and conditions of LC. Advising bank, bank which advises the LC, certifying its authenticity to the beneficiary, and is generally a bank operating in the country of beneficiary. So advising bank is the bank of the beneficiary, whereas issuing bank is the bank of the buyer or the applicant. Confirming bank is a bank which adds its guarantee to the LC opened by another bank and thereby undertakes responsibility for the payment acceptance negotiation
in occurring deferred payment under the credit in addition to that of the issuing bank. तो इशुइंग बैंक की गारंटी लेता है कंफर्मिंग बैंक कंफर्म करता है कि अगर इशुइंग बैंक ने पेमेंट नहीं करी तो आई विल मेक द पेमेंट. इट इज नॉर्मली अ बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री ऑफ द बेनिफिशियरी एंड हेंस it guarantees added to the acceptability of the LC for the beneficiary. This is being done at the request or authorization of the issuing bank. Nominated bank, a bank in the exporter's country which is specifically authorized by the issuing bank to receive, negotiate, etc. the documents and pay the amount to the exporter under the LC. So these are the parties under the letter of credit agreement. So there are various types of LC which we'll be discussing about one on one. First is irrevocable LC. So when we talk about irrevocable LC, it is a type of a LC which cannot be changed or cancelled without the consent of all the parties. So therefore, this is a type of a LC जहाँ पर अगर buyer, seller, opening, nominated bank, they all should agree अगर कुछ भी LC में changes होने हैं तो. So जब तक सारी parties की consent नहीं होती, any change cannot or the LC cannot be cancelled. When we talk about revocable LC, the issuing bank can modify or cancel the LC anytime without informing the beneficiary. तो इस केस में क्या होता है, the LC can be modified or cancelled by the issuing bank without informing the seller. तो अब ये LC जो है, it is not much unused because ये तो बहुत सेलर के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो जाती है जहां पर जो इशूइंग बैंक है वो अपने हिसाब से एलसी को मॉडिफाई भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है. तो अब ये यूज में नहीं होती है रेवोकेबल एलसी. ओनली इररेवोकेबल एलसी इज इन यूज जहां पर सब पार्टीज की कंसेंट ली जाती है अगर एलसी में कुछ भी चेंजेस करने में. सो नाउ वील टॉक अबाउट स्टैंड बाय एलसी. Standby LC is like a bank guarantee wherein the beneficiary of a standby LC is paid only when there is a breach of principal's obligation. तो एक गारंटी होती है कि पेमेंट तभी होगी जब कुछ ब्रीच होगा. तो वैसे यूजुअली इन केस ऑफ स्टैंड बाय एलसी जो बायर है वही पेमेंट करता है सेलर को, बैंक नहीं करता है, बायर डायरेक्टली सेलर को पेमेंट करता है. एंड इन केस बायर डज नॉट मेक पेमेंट तब बैंक पेमेंट करता है. तो पेमेंट बैंक देता है. इन केस ऑफ SBLC, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक बायर विल directly make the payment to the seller, and if we don't make the payment, the bank will come in between. Now we'll talk about confirmed letter of credit. तो ये confirmed letter of credit I already told you, अगर issuing बैंक की जो credibility है वो अच्छी नहीं है या फिर वो कोई छोटा मोटा बैंक है तो seller को भरोसा अगर नहीं हो रहा है advising बैंक को, तो एक सेकेंड बैंक आ जाता है जो कि गारंटी देता है इन एडिशन टू द इशूइंग बैंक दैट इफ द इशूइंग बैंक डज नॉट पे, कंफर्मिंग बैंक विल पे. अनकन्फर्म्ड एलसी उसको बोलते हैं द एलसी दैट व्हिच इज नॉट गारंटेड बाय एनी अदर बैंक देन द इशूइंग बैंक. इसमें सिर्फ इशूइंग बैंक की गारंटी होती है, कोई कंफर्मिंग बैंक होता ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनकन्फर्म्ड एलसी. When we talk about transferable LC, it is sort of a LC which a seller can transfer. Like वो पूरी LC या तो whole या फिर in part, he can transfer this LC to other parties. So he can assign his right of receiving the money to other parties. So this LC enables the seller to assign part of the letter of credit to other parties. This LC is especially beneficial in those cases when the seller is not the sole manufacturer of the goods and purchases some part from the other parties, as it eliminates the necessity of opening several LC for the other parties. तो बहुत सारी LCs खोलने की बजाय वो अपनी जो LC का राइट होता है वो ट्रांसफर कर देता है दूसरी पार्टी को जहां से वो अपने सामान मैन्युफैक्चर करवा रहा है या फिर जहां से वो गुड्स परचेज कर रहा है, तो वो ट्रांसफर कर देता है उसको. Next, we'll talk about back-to-back LC. When we talk about back-to-back LC, it is a LC which is open with the security of another LC. So in case of back-to-back LC, seller is a trader. For example, एक वो है seller है, he is in USA, and while जो अपना प्रोडक्ट है वो कुछ अपना प्रोडक्ट मलेशिया से लेकर इंडिया में सप्लाई करता है. तो जो यूएसए में जो बंदा बैठा है ही इज अ ट्रेडर, सो ही इज नॉट द मैन्युफैक्चरर. सो व्हाट ही डज इज वो मलेशिया से अपने प्रोडक्ट्स लेके इंडिया में सप्लाई कर रहा है. सो दे आर थ्री पार्टीज, बायर, ट्रेडर एंड द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर इज द पर्सन विच सप्लाइज टू द ट्रेडर. सो यहाँ पर जो ट्रेडर है, सेलर है, ही विल आस्क टू द एडवाइजिंग बैंक टू
issue back-to-back LC as it is buying good from another supplier and he puts his current LC as collateral. तो जो भी LC मिलती है ट्रेडर या सेलर को, तो वो उस LC को एज अ कोलैटरल रख के एक और LC इशू कर देता है एडवाइजिंग बैंक, जिसको हम बोलते हैं बैक टू बैक LC. So this is how seller issues back to back LC to his supplier. The amount of back to back LC will be lower than the original letter of credit, and the difference is the trader's profit. So they are two separate contracts. When we talk about site LC is a LC that demands payment on the submission of required documents. So here the payment is made to the seller immediately if the documents meet conditions of the LC by the nominated or the advising bank. तो जो नॉमिनेटेड और एडवाइजिंग बैंक होता है वो जैसे ही उसको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं वो तभी तुरंत पेमेंट कर देता है. तो वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सारी पूरी प्रोसेस ही जाती है कि नेगोशिएटिंग बैंक से इट विल गो टू द advising bank or it will go to the opening bank and then it will reach to the buyer. वो जैसे ही documents show करता है the payment is made within a maximum of 7 days. So when we talk about deferred payment LC, it is also called as usance LC, where the payment does not happen immediately after the documents verification or at the bank. For example, payment will be made after 30 days of shipment or after 60 days of shipment after an agreed period of time. इट इज गुड फॉर द बायर बिकॉज बायर के पास टाइम मिल जाता है कि वो गुड्स को चेक कर सकता है और उसके बाद पेमेंट करे. तो बायर क्लेम कर सकता है अगर कुछ भी डिफेक्टिव आइटम उसके पास होती है तो वो बाद में पेमेंट कर सकता है. सो इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट द पेमेंट इज मेड आफ्टर अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन वी टॉक अबाउट रेड क्लॉज एलसी, it is an LC where an advance payment is made. So when it provides for the advance payment to the seller. ये सेलर को एडवांस पेमेंट मिल जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, डिस्पैचिंग एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स. सो सपोज करो जो सेलर है उसके पास पैसे नहीं है कि वो गुड्स को बना के डिस्पैच कर सके, तो वो एडवांस पेमेंट की बात करता है इसमें. सो ये जो है ये रेड इंक में रिटर्न होता है. तो जो है द क्रेडिट रिस्क इज ऑफ इशूइंग बैंक बिकॉज बायर जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा कोलैटरल रखता नहीं है. तो यहाँ पर जो सारा रिस्क है वो इशूइंग बैंक का होता है जब वो एडवांस पेमेंट दे रहा होता है सेलर को. When we talk about green clause LC, यहाँ पर जो एडवांस पेमेंट है वो यहाँ ग्रीन क्लॉज एलसी में भी सेम एडवांस पेमेंट दी जाती है फॉर द प्री शिपमेंट फाइनेंस. प्लस यहाँ पर ना गुड्स को स्टोर करने के लिए भी एडवांस प्रोवाइड करा जाता है एंड स्टोरेज एट द एक्सपोर्ट टर्मिनल. जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है जहाँ पर गुड्स स्टोर करे जाते हैं उसके लिए भी एडवांस प्रोवाइड करा जाता है और ये ग्रीन इंक में रिटर्न होता है. तो ये ज्यादातर यूजुअली कॉमोडिटीज के केस में होती है. फॉर एग्जांपल कोल है या व्हीट है या फिर ग्रेन्स हैं जिनको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है. ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट होता है क्योंकि जो सेलर है वो रिसीव देता है ऑफ द वेयर हाउस जहाँ पर गुड्स स्टोर्ड हैं. सेलर जो है वो उसकी रिसीव बैंक को देता है और एक रिटर्न में अंडरटेकिंग भी देता है. तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है वहां पर जब गुड्स पहुंच चुके हैं उसकी रिसीप्ट नॉमिनेटेड बैंक को देता है और फिर उसके बाद ही एडवांस उसी बेसिस पे दिया जाता है. तो पहले सेलर वेयर हाउसेस की रिसीप्ट नॉमिनेटेड बैंक को देगा, उसके बाद एडवांस प्रोवाइड करा जाएगा कि गुड्स एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिवॉल्विंग क्रेडिट. It is a special type of letter of credit which is structured in a way so that it revolves either in value or in time, covering multiple shipments over a long period of time under a single letter of credit. So for example, अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करने हैं चाइना से और आपको एवरी मंथ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं. फॉर एग्जांपल आपको हर महीने चाइना से $1000 के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करने हैं. तो एवरी मंथ 12 एलसी तो नहीं खोलोगे ना पूरे साल के लिए. तो अंडर 1 LC इट हैपेंस, मतलब एक LC के अंडर आप ये सारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. So some of the important MCQs related to the letter of credit are, so who issues a letter of credit? I hope the concept of letter of credit is okay with you. The correct answer is Importers Bank. So the correct answer is A. Which of the following is not a type of LC? So we have talked about green clause LC जहाँ पर advance payment दी जाती है, and commercial LC which is a normal LC, export import LC is the general LC, usance LC which is also called as the deferred payment LC. So advance payment is not any type of LC.
So the correct answer is B. Generally, there are how many parties involved in the letter of credit? So generally, there are 6 parties involved in the letter of credit. The correct answer is D. What is the advantage of letter of credit? Why this letter of credit came into picture? So it came कि trust issue solve हो जाए, जो overseas transactions हैं वो easily हो पाए. So it is a safe platform to expand overseas business. So the correct answer is C. When a letter of credit does not indicate whether it is a revocable or irrevocable, it is treated as, the correct answer is B, irrevocable. Because in case of revocable, issuing bank can modify the it can modify the LC without asking the seller or the beneficiary, while in case of irrevocable LC, it cannot be modified or changed without the consent of all the parties involved in the LC. Under an acceptance letter of credit, the responsibility of the issuing bank is, the correct answer is C, to accept the bill immediately and also to pay the amount of the bill on its due date. तो जब वो accept कर लेती है, उसको accept करने के बाद it is its responsibility to pay the amount of the bill on its due date. So issue bank is the liable. The beneficiary under a letter of credit is, the correct answer is D. The exporter is the beneficiary, the seller. Thank you so much for this